कुछ सफलता की कहानियां हौसला बढ़ाने वाली हैं। आगरा एक ऐसी ही कहानी बनकर उभरा है। आगरा में शुरू में जिस तरह से मामले तेजी से बढ़े, उसे प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों और साथ ही साथ समाज के तमाम तबकों के सहयोग से नियंत्रित किया गया। आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस आगरा मॉडल की कि आखिर ये क्या है और कैसे इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारी मदद कर सकता है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से आगरा में कदम उठाए गए, किन कदमों की वजह से वहां पे मामलों में तेजी से कमी आई और किस तरह से मामले स्थिर हुए। समझने की कोशिश करते हैं कुछ तथ्यों के जरिए। और कल तक के जो आंकड़े थे जो सामने आए, 87 संक्रमित मामले थे। हालांकि आज कुछ मामले सामने आए हैं। 5 संक्रमित व्यक्ति ठीक हुए। कल तक के जो आंकड़े हमें बताते हैं कोविड के मामले जो आगरा में हुए। हुआ क्या? हुआ ये कि सारे जो अथॉरिटीज थे, सारे प्राधिकरण, उन्हें एक साथ सामंजस्य बनाया। वो एक साथ एक मंच पर आए। लोगों की जागरूकता पर तेजी से साथ काम किया गया। इसके अलावा वहां पे जरूरी चीजों की आपूर्ति, जो लॉकडाउन की व्यवस्था की गई उस दौरान जरूरी चीजों की आपूर्ति को सुनिश्चित किया गया। आंकड़े आधारित योजना और प्रतिक्रिया, यानी किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाए, किस तरह से डेटा हर इलाके से लगातार आता रहे और किस तरह से तकनीक का इस्तेमाल किया जाए और उसके जरिए कैसे समाधान तलाशा जाए, इस पे जोर रहा। संभावित संक्रमितों की पहचान और आइसोलेशन पर जोर रहा। उनकी ट्रैकिंग की गई, प्रभावी तरीके से ट्रैकिंग की गई, मैपिंग की गई। ये एक बड़ी भूमिका इसकी रही आगरा की। जहां तक बात करें तो जो एपी सेंटर है, जो हॉटस्पॉट थे, उनकी पहचान की गई, कई दायरे बनाए गए, उनका कंटेनमेंट किया गया और जो कल तक के आंकड़े थे करीब 1200 टीमें लगी, अलग अलग टीमें, जिनमें तमाम व्यक्तियों के अलावा एएनएम जो थी वो भी थी, आशा वर्कर थी, आंगनबाड़ी वर्कर थी और जो मोटा एक आंकड़ा है कि करीब 1.5 लाख से ज्यादा घरों की स्क्रीनिंग की गई और इसमें एक बड़ी भूमिका रही पब्लिक प्राइवेट साझेदारी की। यानी हर तबका सामने आया, उनके बीच में एक समन्वय बनाया गया और करीब 38 से ज़्यादा एपी सेंटरों की पहचान की गई, वहाँ पे मैपिंग की गई और क्या संभावित खतरे हो सकते हैं उनकी पहचान की गई और उनका समाधान किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके जरिए आगरा में जो शुरुआती सफलता हम देख रहे हैं, एक मॉडल के तौर पे आगरा उभर कर आया है कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में। ये उसकी एक पहचान है। हमने बात की, हमारे संवाददाता ने आगरा के जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह से। वो हमें बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से आगरा ने कदम उठाए। जरा सुनते हैं। के लिए कई सारे मॉडल थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो आगरा मॉडल की हो रही है कि जिस तरीके से आगरा प्रशासन ने कोरोना को यहाँ पर कंट्रोल किया, लोगों का इलाज किया, जिस तरह से तमाम तरह की सुविधाएं की, चाहे वो डॉक्टरों को तमाम तरह की सुविधाएं देने की बात हो या फिर जिस तरह से माइक्रो स्तर पर जो लोग हैं उनको चेक करने की बात हो। हमारे साथ आगरा के डीएम इस समय प्रभु एन सिंह जी भी मौजूद हैं। सर, किस तरह का मैनेजमेंट था? काफ़ी तारीफ इस आगरा मैनेजमेंट की हो रही है। ये किस तरह का मैनेजमेंट और किस तरह से कंट्रोल किया आपने? सबसे पहला केस हमारा जनपद में 2 मार्च को एक साथ 5 आ गए थे। उससे ठीक एक दिन पहले एक इटली से टीम आई थी, उसमें 20 लोग थे। एक उसमें से पॉजिटिव पाया गया था जयपुर में, और जब 19 टीम यहाँ आई थी, हमें एडवांस इंफॉर्मेशन मिला था उसको उस जगह जहाँ वो गुजरे थे उसको मॉपिंग करना, उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना। क्योंकि हम लोग को एक अर्ली एडवांटेज का इसमें मौका मिला, उसमें हमने काम किया। जो कमी हमारी बीच में रही उसको हमने ठीक किया, अपनी टीम को ठीक से बनाया। सबसे अच्छी है कि जो जिस लायक था उस लायक काम दिया। सो टीम के गठन में हमने बहुत अच्छा उसमें रोल लिया सबका। टीम हम लोग मिल के बनाते थे, जो जिस लायक है उस लायक काम दिया। 3 किलोमीटर का एरिया है, उसको ट्रेस करने की बात थी। फिर एक 5 किलोमीटर का एरिया है जो बफर जोन बनाया था, उसको ट्रेस करने की बात थी। तो ये कैसे आपने डिवाइड किया और किस तरीके से आप लोगों ने वहाँ पर जाके जांच की? क्योंकि सबसे पहले जो हॉट स्पॉट है वो आगरा में ही हुआ था, आगरा से ही पता लगा था। हमारे कंट्री का सबसे पहला हॉटस्पॉट था, वो एक क्लस्टर था एक साथ। जब भारत सरकार की गाइडलाइंस थी जो कि हमें प्राप्त हुई थी, उसमें एरिया सर्वेलेंस के माध्यम से जो एपी सेंटर होता है उसके 3 किलोमीटर के क्षेत्र को डोर टू डोर सर्वे किया जाता है और हमारा एक एक्टिव जोन होता है। हमने अलग से टोटल 2,24,000 हाउस होल्ड्स का उसमें सर्वे कराया था
उसमें उस समय चूंकि बाहर से विदेश से भी लोग आ रहे थे, उसमें ऐसी बनाई थी लिस्ट कि बाहर से कौन आया है, विदेश से जो आया है लोग घर, और या आगरा के बाहर से जो आए हैं, और उनकी जो 4 हमारी सिम्टम्स थे किसको पाया गया, उसको अलग से हमने हटा के उनका सैंपल्स भी लिए और उसको अगले 21 दिन तक हमने ट्रैक किया। तो अतः ये एक क्लस्टर कंटेनमेंट का जो प्लान था, इसमें जो एपी सेंटर वाइज जो काम होना था, पहले एपी सेंटर से स्टार्ट किया, कुछ कमियां रही हमारी, उसको आगे आगे हमको अपने को इम्प्रूव करते गए। उसका नतीजा है कि जनपद में आज जब 38 एपी सेंटर है, जिसको हम हॉटस्पॉट भी कह रहे हैं, उसमें से 10 को हमने क्लोज कर लिया सक्सेसफुली। दूसरा सर, आपने एक कमांड एरिया भी बनाया था, कंट्रोल रूम भी बनाया है वहाँ से, और वहीं से आप सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे थे। वो किस तरह का कंट्रोल एरिया है और क्या क्या चीज़ें वहाँ से कंट्रोल होती हैं? जब लॉकडाउन नहीं था उससे पहले हमारे सिर्फ 4 एपी सेंटर थे, और उस 4 एपी सेंटर के लिए हर एपी सेंटर में एवरेज हमारा 276 के आसपास लोगों को ट्रैक करना पड़ता था। लॉकडाउन के बाद हमारे एपी सेंटर बढ़े, 24 हुए, केसेज 1-1, 2-2 आए, बट एवरेज मेरा सिर्फ 22 के आसपास का है। तो अगर लॉकडाउन नहीं होता, मैं इतने लोगों को इतने साथ ट्रैक नहीं कर सकता था, संख्या बढ़ जाती। लॉकडाउन के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा, लोगों को जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो उनके डोर स्टेप पर मिलें, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए लोग घर से बाहर निकलें। इसके लिए हम लोगों ने बहुत ही रोबस्ट अपना सिस्टम बनाया। जो हमारी टीम थी, अगेन डेडिकेटेड टीम, जो बिल्कुल मोटिवेटेड लोग थे उनको रखा। हम भूल गए कौन सीनियर है कौन जूनियर है, जो अच्छा था उसको रखा गया। अलग अलग माइन्यूटली डिजाइन किया गया, सब्जी के लिए कौन होगा, दवा की दुकान के लिए कौन सा होगा, एम्बुलेंस के लिए कौन सा होगा, व्हाट्सएप सेवा से उनको मेडिकल सुविधाएं देने के लिए कौन सा होगा, कॉल सेंटर जो हमारा 24/7 हर कॉल रिकॉर्ड होता है। लकली यहाँ टॉरेंट का एक अच्छा सिस्टम बना हुआ था, उनको यूज़ करके उसको हमने उस लाइन को वहाँ शिफ्ट किया। कमांड सेंटर में हमारे पास ऑलरेडी जितने 400 के ऊपर कैमरे थे वो लगे हुए थे, लाइव लोग देख रहे थे उसको। तो जब हमें लॉकडाउन के लिए कई सारे हमने ई सर्विसेज शुरू किए, हमारी पूरी पुलिस की टीम वहीं बैठती है। तो जो ट्रैक करना चाहिए था रियल टाइम बेसिस पे उसको ट्रैक किया, हर फ़ोन को ट्रैक किया जाता है। ट्विटर के माध्यम से भी हम लोगों ने लोगों के पास पहुँचे, जो शिकायतें उसमें भी लोग दर्ज करते हैं, बिकॉज मेनली जो अफेक्टेड तबका है इसमें अर्बन का है अभी, तो उसको हमने आंसर किया। ये भी देखा है कि ट्रैक्टरों के द्वारा या जो किसान फॉगिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं उसके द्वारा पूरे शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। पहला स्टेट होगा जब उन्होंने फर्स्ट फाइनेंशियल मार्च के पहले दिन 10:30 बजते ही 4 जियो आ गया और हमें सारे पैसे मिल गए थे। उसको ठीक से उपयोग करके हम लोग मैसिव मॉपिंग कराई है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, यहाँ आलू का क्षेत्र है, उनके ट्रैक्टर को भी यूज़ करके कुछ जनप्रतिनिधियों ने बहुत अच्छा काम किया। सबका सहयोग है, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, सोशल ग्रुप के सहयोग से हम लोग जो खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रोज़ कम से कम 45-46 हज़ार पैकेट, जो हम लोग अपनी सेंट्रलाइज कुछ किचन बनाया हुआ है, बट हम लोग इनका सहयोग लेके हमारी अपने कंट्रोल में सिविल डिफेंस की टीम के साथ, पुलिस की टीम के साथ हम लोग इस खाने को बंटवा रहे हैं, ताकि कोई एक भी आदमी यहाँ पे भूखा ना सोए। जो बेस्ट टीम थी और जिससे जो काम लिया जा सकता था उसी टीम को इन्होंने तय किया, और कोशिश ये रही कि कोरोना के जो केस हैं वो आगरा में ज़्यादा ना फैलें, और इसके साथ साथ आगरा के जो लोग हैं जो लॉकडाउन की वजह से जिन्हें थोड़ी बहुत परेशानी हो रही थी उन तक राशन पहुंचे, और जो लोग बीमार थे उन तक इलाज पहुंचे। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, आगरा। और इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे। हम सबसे पहले रुख करते हैं जिनीवा का, जहां पे सौम्या विश्वनाथन, डॉक्टर सौम्या विश्वनाथन हमारे साथ जुड़ रही हैं, WHO की चीफ साइंटिस्ट। बहुत बहुत स्वागत आपका सौम्या जी। और सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से हम आगरा की इस वक्त बात कर रहे हैं, एक बात जो समझ में आई है कि अगर सही तरह से ट्रैकिंग की जाए, लोगों की मैपिंग की जाए, लोगों के मूवमेंट की, तो शायद सफलता मिल सकती है। बिल्कुल। तो ये जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स दिए गए हैं, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय जिसे कहते हैं, बिल्कुल सिस्टमैटिकली जो बता रहे थे अभी कि कैसे एक एरिया को कंटेन किया गया, उसमें हाउस टू हाउस गए, वहां पे लोगों को की जांच करी, केसेस ढूंढे, उनके कॉन्टैक्ट्स को ढूंढा और बड़े सिस्टमैटिकली किया है, और लोगों के परेशानियों को भी ध्यान में रखा है, खाना पीना वगैरह। तो इस तरह से ये बीमारी को ढूंढने से बिल्कुल सफल हो सकते हैं, क्योंकि यही चाहिए इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए। जहाँ पे ये वायरस है, जहाँ पे कीटाणु है, उसके पीछे हमें लगना चाहिए और उसको ढूंढ के निकालना है और आगे फैलने नहीं देना है। जो और लॉकडाउन से जो फायदा हुआ है, ये हुआ है कि लोगों के जो मिलजुल करने की अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हैं, कम मिलते हैं, तो कीटाणु भी एक दूसरे से
ट्रांसफर होने के उसके भी चांसेस बड़े कम हो गए हैं। पर इसलिए दोनों की जरूरत है, लॉकडाउन और इस तरह से जो ये पब्लिक हेल्थ मेजर्स की जो बता रहे थे, ये सारे उपाय भी हर एक जिला में उठानी चाहिए इसी तरह से। बिल्कुल, लॉकडाउन को लेके पूरी दुनिया में एक बहस है, हम जानते हैं कब खोला जाए, नहीं खोला जाए और कई तरह की दूसरी बातें। आपको लगता है कि अब ये शायद एक तरह से साबित होता जा रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि लॉकडाउन ही एक सबसे बड़ी यहाँ पे व्यवस्था हो सकती है? बिल्कुल, और भारत ने ये पहले ही लॉकडाउन कर लिया। बाकी जगह जहां देख रहे हैं, यूरोप वगैरह में, जब व्यवस्था बहुत बुरी हो गई थी, जब अस्पताल बिल्कुल भर गए थे, उसके बाद ही लॉकडाउन के मेजर उठाया गया था और उससे मतलब काफी लोगों की मौत हो गई थी। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने जो बड़े प्रोएक्टिवली और पहले ही लॉकडाउन कर लिया, उससे दो एडवांटेज हो गए। एक, वायरस का ट्रांसमिशन कम हो गया और दूसरा, सरकार को थोड़ा समय मिल गया प्रिपेयर करने के लिए, राज्य सरकार को भी और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, केंद्रीय सरकार को भी। तो इससे फायदा ये भी हुआ है कि पूरी तरह से वो प्लानिंग कर सकें। हेल्थ वर्कर्स कितने चाहिए, कितने हेल्थ सेंटर्स खोलने, अस्पताल हमारे पास कितने हैं, ऑक्सीजन और जो पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है वो कितना चाहिए होगा, और कहाँ पे लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा और किस तरह से। और अब जरूरत है हमें अब सोचने की कि जब लॉकडाउन खुलेगा, स्टेप बाय स्टेप ऐसी क्या स्टेप्स हैं जो उठानी पड़ेंगी जब लोग काम पे जा सकें, बट एट द सेम टाइम ये वायरस दोबारा ना फैले। तो अभी कुछ टाइम है ये सारे स्टेप्स को प्लान करके फिर उनको इम्प्लीमेंट करने का। बिल्कुल, एक बात मुझे लगता है और ये वक्त है समझने की कि जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जैसी हैं, उसके आधार पे किस तरह से नीति बनाई जाए, कैसे और दूसरे जो एजेंसियां हैं उनको साथ लाया जाए, तो शायद आगरा जैसे उदाहरण और भी आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं, इसमें एक ऑल ऑफ गवर्नमेंट, ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच की जरूरत है। इसमें सरकार का एक रोल है, परंतु समाज का भी एक रोल है, कम्युनिटी का रोल है। जब तक लोग नहीं समझेंगे, जब तक उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं होंगी, तब तक ये सक्सेस नहीं हो सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, जिस तरह से अभी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर लोगों से बात करके उनको समझाते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है और किस तरह से इसको हम लोग कंट्रोल करने जा रहे हैं। तो वो लोगों का कोऑपरेशन बड़ा जरूरी है। और दूसरा, ये हमारे जो हेल्थ सेंटर्स हैं, इनको अब स्ट्रेंथन करने का भी अच्छा समय है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं। कुछ हमारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, स्टाफ है, उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए और वहाँ पे जो सुविधाएं चाहिए उनको भी अभी तैयार करने का टाइम कुछ मिल गया है। बिल्कुल, अब बने रहे हमारे साथ सौम्या जी, और हमारे साथ दो लोग और जुड़ेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत मिश्रा साहब, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, एम्स, और हमारे साथ हमारे संवाददाता आगरा से जुड़ेंगे नीरज सिंह। और सबसे पहले डॉक्टर पुनीत, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, हम आगरा की बात कर रहे हैं, लेकिन आगरा निश्चित तौर पर ये बताने की कोशिश कर रहा है, इसका एक मॉडल, कि किस तरह से कम्युनिटी में हम ट्रेस कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं, यानी लोगों को कैसे हम कहाँ किसकी मूवमेंट क्या रही है और कौन संदिग्ध है, उनकी सही पहचान कितना ज़रूरी है, ये जो है सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। और जब आपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो आपने देखा था कि जो जिलाधिकारी महोदय हैं आगरा के, उनकी बात से मुझे दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी। जो उन्होंने बार बार एम्फेसिस दिया है टीम अप्रोच के लिए, क्योंकि किसी भी ऐसी चीज़ के लिए एक आपके पास अच्छी टीम का होना बहुत ज़रूरी है, उसका मोटिवेशन जरूरी है और टीम अप्रोच की ज़रूरत है, क्योंकि एक आदमी से सफलता नहीं मिलेगी जब तक पूरी टीम साथ में नहीं है। अब जहां तक बात आती है कि ये जो अप्रोच है कितनी सफल है या कितनी सही है, तो देखिए सबसे पहले जहां मैडम ने जैसे बताया अभी स्वामीनाथन मैडम ने कि जब हम इन्फेक्शियस डिजीज की बात करते हैं और इस तरीके से जो पैंडेमिक ये आई हुई है जिसमें कि आपको हमें मालूम नहीं है कि किस तरीके का वायरस है, पहली बार आया है ये वायरस, हमारे इम्यून सिस्टम को नहीं मालूम है, तो ऐसी जगह बहुत ज़रूरी ये हो जाता है कि जो उसका ट्रांसमिशन हो रहा है उसको हम किसी भी तरीके से रोक पाएं। और उसे रोकने के लिए बहुत जरूरी है जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको ब्रेक करना है, क्योंकि दो चीज़ें, अगर उसको एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट ये कोरिलेशन रहता है तो हम किसी भी तरीके से अगर उसको तोड़ सकें तो अच्छा रहता है।
अब हमने क्या किया कि ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था, तो जरूरी ये था कि जो लोग बीमार हैं उनको चिन्हित करके उचित प्रकार से उपचार दिया जाए और बाकी लोगों को फैलने से रोका जाए। तो उसी श्रृंखला में जो हुआ कि जनता कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद लॉकडाउन आया कि ये फैले नहीं। फिर क्या हुआ, जो आगरा वाली आप अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो भारत सरकार का जो एक संस्थान है एनसीडीसी, उनका एक जो बुकलेट है आई हुई है कि हम जहाँ भी क्लस्टर्स हैं कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और फिर कंटेनमेंट प्लान क्या करेंगे। तो आगरा वालों ने ये बहुत ही, जो वहाँ का प्रशासन है, जो वहाँ के स्वास्थ्य विभाग है, उन लोगों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है कि उस प्रणाली को पूरी तरीके से अपना के क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया उन्होंने और उन क्लस्टर्स को पूरी तरीके से कंटेन किया। होता क्या है कि जहां पर आपके केसेस निकलते हैं उसे हम ईपी सेंटर बोलते हैं, बिल्कुल, और उस ईपी सेंटर से बहुत ज्यादा संभावना रहती है कि वो चीज फैलेगी। तो आप क्या करते हैं कि उसके तरफ जो पूरे 3 किलोमीटर की जोन होती है उसको पहले आप ब्लॉक करते हैं और उसके बाद 5 किलोमीटर तक का जो बफर जोन है उसको बनाते हैं। ठीक है। और कुछ केसेस में 7 किलोमीटर तक हो सकती है। तो आगरा में जो उन्होंने इस जोन को बनाया, उसको कंटेन किया, वहाँ एक आदमी को पहचान किया, जिसको जरूरत थी उसको अलग किया, आइसोलेट किया, ट्रीटमेंट किया, और उसके अलावा जो उन्होंने सुविधाएं पहुंचाई, जैसे डीएम महोदय ने बताया बिल्कुल कि राशन की दिक्कत नहीं हो, खाने की दिक्कत नहीं हो, उनके घर तक पहुंचाया। तो मुझे लगता है ये बड़ी सराहनीय प्रयास है और इस तरीके से ही हम इस बीमारी के साथ अभी लड़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल, हम सीधे रुख करेंगे आगरा का। हमारे संवाददाता नीरज वहां पे मौजूद है। नीरज, जिस तरह से जिलाधिकारी और बता रहे थे और जिस तरह के तमाम आंकड़े हमारे सामने आए कि एपी सेंटरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, 40 के आसपास थी, कई रिपोर्ट तो बताती उससे भी ज़्यादा थी। प्रशासन कैसे इतनी जगहों पे एक्टिव हो पाया, लोगों को कंटेन कर पाया, ये कितनी बड़ी बात लगती है आपको? देखिए, बिल्कुल ओपी, कहना होगा कि आगरा प्रशासन ने जिस तरीके से काम किया है, उसी का ये नतीजा है कि पहले 38 सेंटर थे ऐसे जो हॉट स्पॉट थे आगरा के अंदर, और अब 10 सेंटर घट गए हैं। हॉट स्पॉट जो कोरोना सेंटर हैं वो मात्र अब 28 रह गए हैं। तो ये एक बेहतर मैनेजमेंट का ही हम उदाहरण कह सकते हैं। दूसरा, जिस तरीके से आगरा के अंदर मैनेजमेंट किया गया कोरोना से निपटने के लिए, 2 जोन बनाए गए। एक जोन 3 किलोमीटर के एरिया में था, जो भी कोरोना अफेक्टेड एरिया थे, उस 3 किलोमीटर के एरिया में हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार की जांच की गई कि उन्हें किसी तरह की कोई खांसी तो नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, तो वो हर एक घर तक पहुंचे। इसके अलावा जो 5 किलोमीटर का जो एरिया था, उस एरिया में उन लोगों की जांच की गई जिन्हें किसी तरह की जो बुखार है उससे रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं है, कोई कफ है उससे रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं है, इस तरह की जो जांच है वो की गई। और इसी का नतीजा है कि जो हॉट स्पॉट हैं कोरोना के, वो 38 से घटकर 28 रह गए। इस समय हम ओपी आपको बता दें कि हम कमांड एरिया में है, जो पूरे आगरा को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ से पूरे आगरा पर जो निगाह है वो यहाँ से रखी जाती है, चाहे आगरा की जो यातायात पुलिस हो वो किस तरह से निगाह रख रही है कि जो लॉकडाउन है उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो आगरा की जो लोकल पुलिस है वो नियमों का पालन करवाने की कोशिश करती है। 250 के करीब ओपी, अगर आप ये देखें इन विजुअलों को, हमारे कैमरामैन सुमित आपको दिखा रहे हैं कि ये विजुअल है जो लाइव जो विजुअल मिल रहे हैं आपको। 250 के करीब पूरे आगरा में इस तरह से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और वहां से पूरा जो कंट्रोल है वो रखा जा रहा है। इसके साथ ही कुछ दृश्यों को मैं दिखाऊंगा, ओपी हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। अगर ये देखें, यहाँ पर जो लोग हैं वो आगरा पुलिस के लोग बैठे हैं, लगातार जो कॉल आती है उसको उठाते हैं, जो भी कोई परेशानी आती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जब भी उनको लगता है कि कोई लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा है तो उसके लिए यहाँ से दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इसके साथ ही अगर आगे देखें तो वहाँ पर भी काफ़ी लोग बैठे हैं, जो डॉक्टरों की टीम है वो बैठी है, जो अगर कहीं से कोई केस आता है, कहीं कोई टीम भेजनी है तो उसके लिए यहीं से दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इसके अलावा जो आगे अगर आप डेस्क में देखें तो ये वो लोग हैं जो आगरा के जो नंबर हैं, खासतौर से जो महत्वपूर्ण नंबर हैं उनको अटेंड करते हैं, और अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी आती है, किसी को कोई समस्या आती है तो उसको सुलझाने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके से पूरा एक मैनेजमेंट है वो माइक्रो स्तर पर किया गया है। जो व्यक्ति जहां पर बेहतर तरीके से कर सकता है उसको वहां पर लगाया गया, और उसी का नतीजा है कि आज पूरे देश भर में आगरा के जो मॉडल है उसकी तारीफ हो रही है। ओपी, बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ नीरज, और एक बार फिर से हम रुख करेंगे जिनेवा का, जहां स्वामी
सौम्या स्वामीनाथन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सौम्या जी, एक बात जो साफ तौर पर समझ में आ रही है कि प्रशासन जो उसके पास उपलब्ध संसाधन है उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे तो हम सफलता पा सकते हैं। आपको लगता है कि जो अभी इस समय भारत की स्थिति है और जिस तरह की आशंका थी, जिस तरह का जनसंख्या घनत्व या कहें जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी उसको लेकर आशंकाएं थी, तो भारत आपको कहाँ इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर जाता दिख रहा है? जहां तक कि अभी डेटा दिख रहा है उससे ये पता लग रहा है कि ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैला नहीं है। जो भी कदम उठाए गए हैं शुरू से, जनवरी के महीने से, उसका नतीजा ये है कि ये काफी कंट्रोल में रहा है। अब इतना बड़ा देश है तो जो हम आंकड़े आजकल देख रहे हैं उससे लोग घबराते होंगे कि 8,000, 9,000, 10,000, बट बाकी देश देखें तो ये कुछ भी नहीं है। बट इससे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बस सब हो गया है और हम लोग जंग जीत गए और अब सब कुछ आराम से पहले की तरह हो जाएगा। वो नहीं हो सकता है। बिल्कुल हमें सावधानी से रहना चाहिए और जो सर्वेलेंस है वो बहुत जरूरी है। जो डेटा है उसी से पता लगेगा कि ये वायरस कहाँ पे है, कहाँ छुपा हुआ है, कहाँ से कहाँ फैल रहा है, किन जिलों में है, किन नहीं, कहाँ नहीं है। और हमारे जो सिटीज हैं, मुंबई है, दिल्ली है, बाकी सारे हमारे जो शहर हैं, उसमें जो क्राउडिंग है उससे काफी ये रिस्क है कि ये वायरस आसानी से फैल सकता है। इसलिए हमें सावधानी मेंटेन करना चाहिए, टेस्टिंग एक्सपैंड करना चाहिए। जितना टेस्ट हम करें उतनी अच्छी बात है, क्योंकि उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये कहीं छुपा हुआ तो नहीं है कुछ। हमें टेस्टिंग के किए बिना हमें पता नहीं लगेगा कि कहाँ कहाँ है ये। तो टेस्टिंग को बढ़ाएं, सर्वेलेंस को जारी रखें। हर डिस्ट्रिक्ट में जो निमोनिया के पेशेंट एडमिट होते हैं अस्पताल में, चाहे ट्रैवल की हिस्ट्री हो या ना हो, उनमें से 1%, कुछ परसेंटेज 10 या 20 या 30% लोगों को कोविड का जांच किया जाए, ताकि उससे भी पता लगे कि कम्युनिटी में ये फैल रही है या नहीं। और ये अभी कुछ दिनों के लिए इसको चालू रखना पड़ेगा। ये कोविड कहीं जल्दी भाग के नहीं जा रहा है, हमारे साथ रहेगा कुछ दिन तक, जब तक वैक्सीन नहीं उपलब्ध होता है। और उसके लिए WHO बहुत जोर से काम कर रही है सब देशों के साथ कि वैक्सीन जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि लोगों को कुछ उससे रिलीफ मिले। जी बिल्कुल। डॉक्टर पुनीत, जैसा कि सौम्या जी कह रही हैं कि ये अभी जाने वाला नहीं, ये रहेगा हमारे साथ, और इसका मतलब ये हुआ कि लॉकडाउन की स्थिति बहुत लंबे समय तक हम नहीं चला सकते। जो बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति जो अभी है, निश्चित तौर पर इसको एक समय के बाद इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी, उसको खोलना पड़ेगा, इसमें कुछ प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे, कुछ कंडीशनल जो कहते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि इस वक्त जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, किस तरफ संकेत करता है? बड़ा महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है, और इस सवाल से केवल भारत ही नहीं, मुझे लगता है कि विश्व के जो ज़्यादातर देश हैं वो इस चीज़ पे बहुत ही गहन चर्चा कर रहे हैं कि इसको कैसे हम किया जाए। क्योंकि देखिए, हमने लॉकडाउन से क्या अचीव किया। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो हमने इस इन्फेक्शन का जो रेट है वो बहुत स्लो कर लिया है, जैसे भी मैडम ने भी बताया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जंग पूरी जीत चुके हैं, जंग अभी हमारी जारी है। लेकिन जितना इन्फेक्शियस डिजीज की अगर आप देखेंगे कि जो इनका एक कोर्स होता है, तो किस प्रकार से पहले सार्स आया, मर्स आया, बाकी कई सारे इन्फेक्शंस आए, तो किस प्रकार से वो बिहेव करते हैं। इन इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए या तो आपके पास वैक्सीन हो, जो अभी तक उपलब्ध नहीं है। दूसरा ये होता है कि कम्युनिटी में काफ़ी सारे लोगों इससे इन्फेक्टेड हो चुके हों और उनमें एंटीबॉडीज हों, ताकि बाकी लोग बचे रहें। और तीसरा एक रेयर चीज़ हो सकती है कि वायरस अपने आप म्यूटेट कर जाए, लेस इन्फेक्शियस हो जाए या लेस विरुलेंट हो जाए और ख़त्म हो जाए। तो जैसा मैडम ने बताया कि जब तक इसके लिए वैक्सीन नहीं आती है तब तक हमें इसके लिए कुछ ना कुछ कारगर उपाय करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला कारगर उपाय हमने किया कि लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन से क्या हुआ कि इमीडिएट स्प्रेड को हमने किसी तरीके से रोका, और वो हमें टाइम मिला लोगों को अवेयर करने के लिए, अपने हॉस्पिटल बेड्स बनाने के लिए और आगे दूसरी तैयारियां करने के लिए। दूसरा स्टेप अब ये हो रहा है कि जहां जहां पे आपको केसेस मिल रहे हैं, जो क्लस्टर हैं, उनको कंटेन किया जाए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि बाकी लोगों में वो उतनी तेजी से इस वायरस को नहीं फैला पाए। जहां तक आपने सवाल किया कि
अभी कई सारे देशों में विभिन्न प्रकार की विचारधारा चल रही है। जैसे स्वीडन एक देश है, उनका अपना सोचना यह है कि नहीं, हमें लॉकडाउन से फायदा नहीं होगा, लेकिन वो ये समझते हैं और सही समझते हैं शायद कि उनके सिटीजन इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, जहां पे उन्होंने अगर बताया है कि आप घर के अंदर रहिए, जरूरत नहीं है तो नहीं निकलिए, तो अधिकतर लोग पालन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब लॉकडाउन के बाद भी ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनेगी हमारे नागरिकों के ऊपर कि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरीके से बिहेव करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें जब तक कि वैक्सीन या कोई चीज उपलब्ध नहीं है, ताकि जो इसका इन्फेक्शन रेट है वो हम बहुत स्लो करके रख सकें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर तो बेहद ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि जिस तरह की चीज़ें निकल कर आ रही कि जब तक वैक्सीनेशन हो, जब तक उस तरह की तकनीक, उस तरह की मेडिकल चीज़ें निकल कर सामने आए, तब तक जो अभी हम उपाय कर रहे हैं और जो सफलता की कहानियाँ मिल रही है वो कायम रहे और वो आगे बढ़ते रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि ये कोशिशें बदस्तूर जारी रहें। और हमारे पास इस कार्यक्रम में इतना ही वक्त। हम धन्यवाद करना चाहेंगे सौम्या स्वामीनाथन जी का, जिनेवा से हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने संवाददाता नीरज सिंह का हमारे साथ जुड़ने के लिए आगरा से, और डॉक्टर पुनीत मिश्रा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर ये वक्त निश्चित तौर पर आगरा जैसी कोशिशों को उनसे सीखने का तो है, लेकिन निश्चित तौर पर ये जानना होगा कि लड़ाई अभी फिलहाल जारी है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।